34 साल के इंजीनियर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद देश में गुस्सा है, आक्रोश है, पूरा देश गुस्से में है। डिबेट चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे तरह-तरह की बातें हो रही हैं। लोग अपने-अपने तरीके से उसे न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अतुल आशीष ने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, 80 मिनट का एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उसने अपने असहनीय दर्द की जो कहानी है, उसको बयाँ की। रिश्तों के तार-तार होने की जो कहानी है, वो उसने बताई और उसने सिस्टम और प्रशासन की जो बेरुखी है, उसका जो दर्द है, उससे हार जाने की वजह उसने उसमें बताई। तो कहीं न कहीं उसने जो है बताया अपनी मौत की वजह और उसके बाद उसने फांसी लगा ली। उसकी मौत के बाद कहीं न कहीं उसने उसमें आखिरी में लिखा सिस्टम इज़ ड्यू, न्याय अभी बाकी है। उसकी मौत के बाद उसकी जो पत्नी है उसे गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया और उसकी सास और जो उसका साला है, उसे प्रयागराज से अरेस्ट किया गया और उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल एक ही उठता है कि इन सब के बावजूद उसके साथ न्याय हुआ? उसका उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? उसको न्याय कौन देगा? उसके लिए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं अ, हाई कोर्ट के वकील और फैमिली कोर्ट के एडवोकेट अमोल सुत्राले जी। अमोल जी, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, आपका सवाल बड़ा सटीक है। ज़िम्मेदार तो मेरे हिसाब से जो सोए हुए नागरिक हैं वही हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि उन्होंने पहली बात तो ये है कि ऐसे कानून बनने दिए और बनने के बाद उन कानूनों को पूरी तरह से बिना समझे आज समाज में उसी कानून का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, ये दिख रहा है। आपने कहा कि उन्होंने एक लाइन कही, अतुल सुभाष ने, जस्टिस इज़ ड्यू। उसका मतलब ये है कि भई मेरे को जस्टिस न्याय मिला नहीं है और मैं रहूँ ना रहूँ मुझे जस्टिस मिले। आज एक ये अलग प्रकार की केस और विशेष केस क्यों है कि उन्होंने एक विषय अपने बारे में रखा और उनको पता था वो नहीं रहेंगे। ये सब इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आएगी, कोर्ट क्या कहेगा, मीडिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उनको पता था उनको ये फीडबैक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पहले ही पूरा पूर्वाभास रख के एक विषय लोगों के सामने रखा कि जस्टिस इज़ ड्यू, मुझे न्याय मिलना बाकी है। उनको न्याय क्यों नहीं मिला? पूरी केस का अगर आप स्टडी करेंगे, तो 2 चीज़ बहुत क्लियर है। एक तो कि ये जो वुमन सेंट्रिक लॉज़ बने हैं, ये लॉज़ क्यों बने, किसने बनाए और उसके पीछे की मंशा क्या थी? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 1955 में बना। उसके पहले क्या भारतीयों को, स्पेशली हिंदुओं को, कोई ऐसा प्रावधान था कि भई उनको डिवोर्स मिले? नहीं था। कुछ केसेस में लोग जाते थे कोर्ट पहले, तो ब्रिटिश काल खत्म हुआ 1947 में और ब्रिटिश काल में भी लोग जाते थे कि भई मैं पत्नी पीड़ित हूँ या मैं पति पीड़ित हूँ, मेरे को तकलीफ़ है, तो कोर्ट उनको एक अलग टाइप का न्याय देता था। आदेश देता था करेक्टिव मेजर्स के लिए कि भई क्या आप कर सकते हैं। ये आदेश देता था कि भई तुम अभी इनको परेशान नहीं करोगी या तुम नहीं करोगे और प्रॉपर्टी के बारे में जो भी है उनसे सुलहनामा करा लेते थे। अब सडनली क्या हो गया 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद हिंदुओं को पता चला कि पहली बार कि हमको एक भेंट दी है सरकार ने। क्या भेंट दी है कि भाई हम डिवोर्स कर सकते हैं। दूसरी भेंट क्या दे दी हिंदुओं को कि आप एक ही पत्नी से शादी कर सकते हो। तो अगर आपने ऐसा कानून बनाया कि एक ही पत्नी से शादी कर सकते हो, तो उस पत्नी के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी आपने लगाई है? अमूमन कोई भी शादी करता है, तो उसको तो यही लगता है कि भई मैं शादी कर रहा हूँ, मेरा घर बसेगा, मेरा परिवार चलेगा। तो घर और परिवार को सँभालने के लिए जो भारिया पत्नी को लाता है, हिंदुइज़्म में उसको धर्मपत्नी कहा गया है। धर्मपत्नी वो है जो धर्म निभाए, पत्नी धर्म। क्या कोई पत्नी धर्म निभा रही है या नहीं, इसका अवलोकन करने की इसमें कोई प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट में? कहीं नहीं है। जो 1955 का एक्ट बना है, क्या उसमें कुछ आज 2024 में संशोधन हुआ है? कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है?
कुछ नहीं हुई है। किसकी गवर्नमेंट थी जब ये एक्ट बना 1955? आपका सवाल ये है कि भाई क्यों इसने सुसाइड किया, है ना? तो मुझे लग रहा है कि ये सुसाइड हुआ है, ये डेफिनेटली इनके असक्षम कानून और कायदों के वजह से हुआ है। आज आपने एक हिंदू महिला को ये प्रावधान दे दिया कि भाई तुम्हारा पति खराब है, तुम उससे डिवोर्स लो। हिंदू हस्बैंड को भी दे दिया कि तुम जाओ कोर्ट भागो और कोर्ट से न्याय मांगो, न्यायालय से, कि ये पत्नी जो है ये व्यभिचारी है, ऐसी है वैसी है, और तुम डिवोर्स ले लो। डिवोर्स कॉन्सेप्ट ही एलियन है हिंदुइज्म में। ये कॉन्सेप्ट लाया किसने हिंदुइज्म के अंदर? सडनली आपको मैरिज शब्द का भी मतलब समझना पड़ेगा। क्या हिंदुओं को मैरिज शब्द लागू भी होता है क्या? तो आप इसको हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बोलते हो? हिंदू निकाह एक्ट बोल देते, हिंदू निकाह एक्ट भी बोल देते। मैरिज शब्द ओनली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है। हिंदुओं में मैरिज होता नहीं, हिंदू में विवाह होता है। विवाह की एक पद्धति है जो उस हिंदू मैरिज एक्ट में मानी गई है कि सप्तपदी होता है, सप्त फेरे अग्नि के, कन्यादान होता है, और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, वैदिक रिचुअल्स, जिनको कहा गया है कि भाई ये हिंदू पद्धति के हिसाब से ये सारे रिचुअल्स है। तो आज अगर ऐसी परिस्थिति है कि भाई हिंदू रिचुअल्स को आप मानते हो, लेकिन हिंदुइज्म का जो कोर बिलीफ है कि भाई हाँ, हम पत्नी को कभी त्याग नहीं सकते, हम पति को कभी त्याग नहीं सकते, हम विवाह विच्छेद नहीं कर सकते, हम अगर मेरी पत्नी को लेप्रेसी भी है तो मुझे उसको झेलना है, अगर मेरे पति का पैर टूट गया, वो अपंग हो गया, तो मुझे उसको लाइफ टाइम मेरे को उसको सपोर्ट करना है। ये प्रेम और स्नेह दिया है भारतीय संस्कृति ने इस संबंध को। और अचानक से 1955 में आपने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया और हिंदुओं को दो भेंट दे दी। एक तो भेंट दिया डिवोर्स शब्द, जिसकी कोई परिभाषा हिंदुइज्म में है ही नहीं, न संस्कृत में, और दूसरा दे दिया एक पत्नी धर्म, यानी आप एक ही पत्नी से शादी कर सकते हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी के हैं, हिंदुइज्म के है नहीं। तो मुझे लगता है पहले तो ये अतुल सुभाष के केस को पूरे भारतवर्ष में हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हमने ये प्रावधान बनाया, इससे एक भी परिवार सुखी हुआ है क्या आज तक? क्या किसी भी परिवार के लिए, हिंदू परिवार हो या कोई भी परिवार हो, कोर्ट एक अच्छी जगह होगी? क्या एक परिवार को कोर्ट जैसी जगह में अपने विवाद के लिए जाना भी चाहिए? पहले के ज़माने में इसके लिए धर्माधिकारी होते थे, जो धर्म और अपनी जो पद्धति है, संस्कृति है, उसके हिसाब से न्याय देते थे कि भाई देखो, हमारा धर्म ये कहता है, तुम जो मांग रहे हो या तुम सोच रहे हो अधर्म है, यह ठीक नहीं है, तो तुमको इसी पैरामीटर्स से चलना होगा। क्या अचानक से अभी ऐसा हो गया है कि 1955 के बाद हिंदू धर्म के लिए बनाया हुआ जो कायदा है वो अधर्मिक कायदा है? ऐसे कैसे हो गया अचानक से? एक स्त्री को आपने बोल दिया, जा तेरा पति के खिलाफ तो डिवोर्स केस फाइल कर, जाओ। एक हस्बैंड को भी वही दे दिया, राइट। तो ये समाज के लिए क्या ये परोपकारी अच्छा काम है? क्या कोई भी कायदा परिवार विघटित कायदा बन सकता है? एंटी फैमिली लॉ क्या कोई बन सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। कोई भी कायदा क्यों बनता है कभी भी? कि वे जिससे समाज का फायदा हो, समाज में जो गलतियां हुई हैं, जो खराब परिस्थिति है, उसको सुधारा जाए। तो हिंदू मैरिज एक्ट बना कि इन्होंने सोचा क्या था कि इसका क्या इफेक्ट होगा? और अगर 1955 से अब तक लाखों करोड़ों लोगों का अगर डिवोर्स हुआ है, वो विभक्त हुए हैं, उनका घर परिवार बर्बाद हो गया, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है डिवोर्स, तो क्या इसको भारत में लाके आपने कुछ बहुत बड़ा तीर मार दिया या बहुत बड़ा अच्छा काम किया? दूसरी बात, कुछ ही दिनों पहले जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं श्री चंद्रचूड़ जी,
उन्होंने एक वक्तव्य रखा कि भाई ये जो पारिवारिक कलेश है इनको हैंडल करने के लिए हमारी कोर्ट मैकेनिज्म सक्षम नहीं है। बेयर इन माइंड कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ऐसा विचार रखते हैं तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। आज औसतन सिर्फ मुंबई में, और मैं कहता हूँ अभी बहुत जिम्मेदारी से कि डिवोर्स का जो विषय है ना, ये एक अर्बन एपेडेमिक है, अर्बन डिजीज है, रूरल डिजीज अब तक नहीं हुआ है। गांव-गांव में भी अभी आजकल डिवोर्स मांगते हैं कानून को लेके, लेकिन ये अर्बन डिजीज है। और यहाँ मुंबई जैसे शहर में जहाँ साल में लगभग 10,000 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स रजिस्टर होते हैं, केसेस, उन 10,000 का जो अगर आप कहें कि निष्कर्ष या उनका समाधान कब होता है, एक एक केस को जो लड़ा जाता है ना, जो सेटलमेंट में कन्वर्ट नहीं होता, उसको मिनिमम 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल भी लगता है। क्या कोई परिवार कोर्ट के भरोसे के ऊपर 10-10 साल विवाद करके सुखी हो गया क्या? तो मेरे हिसाब से कोर्ट तो जगह है नहीं परिवार को जाने के लिए। एंड आई एम टेलिंग दिस विद लॉट ऑफ थॉट टू दिस। अगर हम अतुल की माने तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। 498 है, CRPC 125 है, और डोमेस्टिक वायलेंस है, औरतों के लिए कानून बने हैं, और औरतों के लिए बाकायदे महिला आयोग भी बना है। लेकिन जो पुरुष है, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, तो वो किससे बोले, वो किसके पास जाए? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। पहले तो हम इसकी समीक्षा करते हैं कि चलिए कि ये औरतों के लिए कानून क्यों बने। डीवी एक्ट आया 2005 में, डीवी एक्ट। अभी मैं फिर से वही बोलूँगा कि 1955 में किसकी सरकार थी और डीवी एक्ट जब आया 2005 में तो किसकी सरकार थी। ठीक है, ये आप एक कोरिलेशन समझिए। दूसरा विषय ये है कि भाई क्यों बने कायदे। हम जानना चाहेंगे किसकी सरकार थी उस समय? कांग्रेस ऑब्वियसली कांग्रेस की। और 2005 के बाद भी हाँ, 10 साल कांग्रेस सरकार रही। मेरे ख्याल से रेणुका चौधरी थी जिन्होंने बहुत जोर मारा था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना भारत में। इस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के जो सभासद हैं, क्या वो कोई सुखी पारिवारिक जीवन से आए हैं? हम क्वालिफिकेशन मांगते हैं ना, कोई भी हम पोस्ट किसी को देते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हाँ ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो डेफिनेटली इसके लिए बना होगा कि सारे वुमेन जो हैं, महिलाएं, वो खुश रहें, उसी के लिए बना होगा। तो एक वुमन की खुशी किस में है? घर परिवार में भी तो है ना, कि वो सिर्फ अकेली रहे, इंडिपेंडेंट रहे, कमाए खाए, घूमे फिरे, मॉल में जाए, अपना लाइफ एंजॉय करे और पति का कुछ भी नहीं सोचे। इसमें हो सकती है क्या कोई वुमन की खुशी? या अपने घर परिवार को खुश रखे, हस्बैंड को खुश रखे, उसके माता पिता को अपनी माता पिता जैसा समझे, बाल बच्चों का ख्याल रखें, इसमें भी तो औरत की खुशी होगी ना। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का गठन हुआ और उसको बनने का कारण क्या था, ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है किसी को। अतुल ने जो अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की 80 मिनट की, और जो 24 मिनट का सुसाइड नोट लिखा है, तो उसने उसमें लिखा है कि जो जज साहिबा है वो उससे 5 लाख की घूस मांग रही थी सेटलमेंट के लिए। तो क्या जज बायस हो गई और वो सिस्टम से हार गया? इतना कमजोर था? देखो, एक होता है डाइंग डिक्लेरेशन, तो ये जो सुसाइड नोट है, ये वीडियो है, ये डाइंग डिक्लेरेशन ही है। मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता। नॉर्मली डाइंग डिक्लेरेशन किसको कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति मर रहा है एकदम हॉस्पिटल बेड पे और डॉक्टर के कान में उसने कुछ बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसको भी डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये तो बाकायदा वीडियो छाप के गए, यानी इसका तो कोई सवाल ही नहीं कि वो एक अच्छा एविडेंस है वो वीडियो। अब इसने कहा कि भाई जज जो है उसने मेरे से सो एंड सो अमाउंट मांगी। एंटी करप्शन ब्यूरो होता है भारत में, तो अप्रोच कर सकता था, लेकिन आज वो सिस्टम से हार गया, ये बात पक्का है। एक कोई फिल्म आई थी बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से कश्मीर फाइल्स पे, उसमें एक वो हीरोइन, एक एक्ट्रेस है, वो बोलती है कि भले कोर्ट इनका है, सरकार इनकी है, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। लेफ्टिस्ट होती है वो,
बोलते भले सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। इसका बहुत डीप मतलब है कि आज कोई कोई लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हम सिस्टम तो हमारे जेब में रखते हैं। तो महिलाओं का भी ऐसा ही कुछ है कि भाई सिस्टम तो हमने हमारे जेब में रखा है, पूरा सिस्टम हमारे तरफ है, महिलाओं की तरफ, तो जज भी तो मेरे तरफ से ही बात करेगी। इस पर्टिकुलर केस में उसने 3 करोड़ मांगे थे हस्बैंड से, अतुल से, उसके वाइफ ने। और 3 करोड़ मांगने के बाद ये जो जज है उन्होंने ये कहा कि ऐसा अतुल का कहना है कि भाई मैं 5 लाख रुपए दो, मैं इसको रफा दफा करूंगी पूरे केस को। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, इसकी न्यायिक जांच होगी पूरी, तो तभी पता चलेगा। लेकिन विषय सिंपल है कि आज अतुल ने तो स्पष्ट कर दिया है, उसको न्याय के ऊपर तो कोई विश्वास है नहीं, सिस्टम के ऊपर कोई विश्वास है नहीं। एक होता है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी के अंडर ये तभी सुप्रीम कोर्ट जा सकता था कि भाई ये जो जज हैं ये पक्षपात कर रही हैं। अब पक्षपात किस चीज़ पे हो रहा है? हमारे जेंडर पे हो रहा है। मैं पुरुष हूँ, ये महिला है मेरी पत्नी, तो एक पुरुष के खिलाफ जो बायस हो रहा है, जेंडर बायस, उसको मैं चैलेंज करता हूँ राइट टू इक्वालिटी के अंडर। शायद अतुल को ये बात किसी ने बताई नहीं, या तो वो निराश था कि भाई अब मैं कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। अगर हम पूरे मामले को देखें अगर, तो जो उसने बताया, अतुल ने अपने वीडियो में बताया है कि उसे बेंगलोर से जो है जौनपुर तक वहाँ तारीख पे जाना पड़ता था वहाँ। और उसे जो है वहाँ पे जो 120 तारीख उसने 120 तारीख मतलब वहाँ पे डेट्स पड़े हैं। और उसके अलावा जो है वो जो जज साहिबा है वहाँ पे उसने लिखा है कि कभी जज अब्सेंट, कभी जो सामने की पार्टी है वो नहीं आती थी। और वो जब अगर वो केस पे नहीं आता था तो उसका उसे जो है वहाँ पे फाइन भरना पड़ता था। और उसके अलावा उसे अपने पत्नी के जो खर्चे हैं, मतलब इलाहाबाद से जौनपुर आने के, वो भी उसे देने पड़ते थे। तो क्या इसके बीच में, हाँ, जो केस को पेश करता है उसको भी 50-50 रुपए देता था हर बार कि भाई मेरे को बताइए क्या तारीख मिली, क्या मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, कोर्ट मैकेनिज्म में करप्शन वगैरह कहीं ना कहीं तो है। अब इसकी वजह से ये परेशान था। अब परेशान था तो इसने जितना हो सके वो सहन किया। 120 तारीख अटेंड करना 1-1.5 साल में, यानी आपके 365 दिन होते हैं साल के। 120 तारीख अगर आपने अटेंड किया है तो आपके अधिकतर साल गया। आप काम क्या करोगे और क्या करोगे? क्या कानून जो जिन्होंने कानून बनाया उन्हें ये समझ में नहीं आया कि कोई भी जो बंदा है वो पीड़ित है, वो जो है तारीख पे भी जा रहा है और वो मेंटेनेंस भी दे रहा है और उसे नौकरी भी करना है, नौकरी की छुट्टी लेके नहीं, ये इसको कंसिडर ही नहीं करते ना कानून में। इसका कंसिडरेशन कहाँ है? इसका कारण ये है कि आज जुडिशरी पे कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। एक आपने फिल्म देखी होगी, रुस्तम करके कोई फिल्म आई थी बीच में, उसमें आप देखना कि उसमें ज्यूरी सिस्टम दिखाया है, पुराने ज़माने का ज्यूरी सिस्टम। धड़क से ये ज्यूरी सिस्टम बंद हो गया भारत में अचानक से। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई कि भाई ज्यूरी सिस्टम क्यों बंद हुआ। जब ज्यूरी बैठते थे ना, ज्यूरी कौन होते थे? आम पब्लिक। तो जज के ऊपर एक किसी का नज़र है, ऐसा समझ सकते हैं आप कि हाँ जज बैठा है, उसको देखने के लिए वो जज न्याय कर रहा है कि नहीं, उसके लिए कोई ज्यूरी बैठी है। और ज्यूरी का जो ऑब्जर्वेशन होता था उसके बहुत मायने होते थे जजमेंट में। जज को नोट करना पड़ता था ज्यूरी का क्या विचार है। आज अचानक से ज्यूरी सिस्टम बंद है टोटली। इसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि इन जजेस जो हैं इनके ऊपर कोई अंकुश है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनके ऊपर कि भाई हम जो दे रहे हैं तारीख, या हम पार्टी को बार बार बुला रहे हैं, या जो हम न्यायिक निर्णय दे रहे हैं, उसमें हमारे ऊपर हमको कौन देख लेगा, हमको कौन टच करेगा? अतुल एक एआई इंजीनियर था। 40,000 रुपये वो मतलब मेंटेनेंस दे रहा था। और उसके बाद 80,000 की जो मेंटेनेंस है वो उसकी डिमांड रखी गई। और उसके बाद सेटलमेंट में 1 करोड़ की बात की गई। उसके बाद फिर 3 करोड़ की बात की गई। जज ने भी कहा कि मतलब जो उसका बोलना है कि 5 लाख रुपया सेटलमेंट के लिए उससे मांगा गया कि अगर आप हमें दोगे तो ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो आप तारीख में ऐसे घूमते रहोगे। तो कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी है उससे पैसे की डिमांड करती रही। और उसमें ये भी बात सामने आई कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर 10 लाख जो है डाउरी का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन जब बाद में जांच हुई है और उसने भी कहा है कि उसमें पता चला कि उसने खुद 15 लाख रुपया उसकी फैमिली को दिया था, उसने उसके भाई को दिया था और उसकी फैमिली को दिया था।
तो एक तो ये जो आरोप है, तो क्या जो उसकी पत्नी है, उससे सिर्फ़ पैसों के लिए शादी किया था उससे? हाँ, लेने के तो साथ? देखिए क्यों शादी की पता नहीं, लेकिन एक है कि आज के तारीख में समाज में बहुत से महिलाओं के, मैं तो बोलता हूँ उनको मानसिक रोग हुआ है। फेमिनिज्म एक मानसिक रोग है। बहुत सारे फेमिनिस्ट जो है ये जो अगर सुनेंगे तो उनको ज़बरदस्त मिर्ची लग जाएगी कि अरे ये क्या बोल दिया वकील साहब ने। लेकिन फेमिनिज्म एक रोग है, मानसिक रोग है। उसमें ये है कि भाई नहीं, हम वी आर मोर इक्वल देन इक्वल। तो भाई कैसे क्या आप मोर इक्वल हो? आपने शादी क्यों की? अगर आपको एक महिला होकर पुरुष जैसा ही बनना है, तो उस पुरुष ने जिसने आपसे शादी की, क्या उसने एक महिला से शादी की या एक पुरुष से शादी की? इंसान आदमी कोई भी शादी क्यों करता है कि भाई शादी हो, मैरिज हो, घर उसका बसे, फैमिली सेटल हो। इनको तो कुछ हस्बैंड से जो मिला कम मिला। और ये डाउरी जो बोलते हैं, क्या वो डाउरी लेना देना दोनों जुर्म नहीं है? ठीक है, अभी तो इन्होंने आरोप लगाए बहुत सारे इनके ऊपर 498 में। 498 का ऑन ओवरऑल कन्विक्शन रेट कितना है आपको पता है? 1% है। यानी अगर 100 केसेस किए जाए किसी के ऊपर 498 के, कन्विक्शन एक केस में होगा। यानी 99% मैटर्स में कन्विक्शन होता भी नहीं है। उसका कारण है कि ये चार दीवारी के अंदर जो बातें हुई हैं उसको प्रूव कैसे करेंगे आप? इसी के लिए मैंने क्या कहा कि क्या ये कोर्ट वगैरह, क्या ये फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए सही जगह होती है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो उसकी पत्नी ने आरोप लगाया उसके ऊपर 498 में और डीवी में। अब उसने जो अपने आरोपों के बारे में बताया, तो उसकी पत्नी ने एक आरोप ये भी लगाया, अननेचुरल सेक्स, जो हम आपको बता नहीं सकते, जो वर्ड उसने यूज़ किया है। तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो तो उसने वीडियो में भी कुछ बातें बताई अपने पत्नी के बारे में। देखो ये, जहाँ तक कि ये विषय है ना, ये तो कभी कोर्ट में कभी प्रूव हो ही नहीं पाएगा। एक पति पत्नी के संबंध के बीच की बात कैसे क्या कोर्ट में प्रूव होगी? अच्छा ठीक है, मेरा विचार ये है कि भाई जब एक पत्नी ऐसे संगीन आरोप लगाती है, क्या आज के तारीख में जब हम सैटेलाइट युग में हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, ये है वो है, अलग अलग टाइप के मोबाइल में ऐप्स हैं, क्या एक साधा पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकती कोर्ट? एक पॉलीग्राफ टेस्ट करो कि भाई ये आरोप लेके आई है, समझो एक ये पीड़ित है, कोई महिला है, बोलते हैं मेरे पति ने मेरे को ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। ठीक है, तुम आओ बैठो पॉलीग्राफ टेस्ट पे और यही सारे आरोप बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड ने किया। वो पॉलीग्राफ टेस्ट 2 मिनट में बता देगा कि भाई ये सच बोल रही है, फेंक रही है। तो अगर पॉलीग्राफ टेस्ट अगर 50% है ना, अगर पता चला कि भाई फेक है, तो वहीं उस महिला की तकरार लेनी नहीं चाहिए, पहली बात। अगर उस महिला ने बहुत ही इंसिस्ट किया, रोना धोना, और नहीं मेरे को मेरे पति को ये करना है वो करना है, तो ठीक है, तुम्हारे पति का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे। वो पॉलीग्राफ टेस्ट करके एक परिवार बचाया जा सकता है मेरे हिसाब से। आज तक इसके ऊपर कोई लॉ मेकर ने क्यों नहीं सोचा? आज तक किसी कोर्ट ने ऐसी जांच क्यों नहीं बिठाई? आप अब्दुल करीम तेलगी के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराते हो कि भाई ये क्या बोल रहा है। अब्दुल करीम तेलगी जो क्रिमिनल था, न्यायिक हिरासत में उनका डेथ भी हो गया एड्स वेड से। अब सवाल है कि भाई यहाँ परिवारों का विषय है, एक परिवार का वैल्यू क्या है? एक आईटी इंजीनियर एक वैल्यू है जो देश के लिए करोड़ों रुपए का एआई का प्रोग्रामिंग कर सकता था। आज आपने उसका नार्को टेस्ट करा लिया होता, निकिता का, उसके वाइफ का, और उसमें आ जाता कि भाई ये सारे पूरा परिवार झूठ बोल रहा है, ये अतुल ने ऐसा कुछ किया नहीं है, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट फेल है, तो 498 होता ही नहीं उस पर। सिंपल बात है। दूसरा डिवोर्स का विषय, वही पॉलीग्राफ टेस्ट लेके ये अतुल जाता कोर्ट में कि ये देखो मेरे पे ऐसे गलत आरोप डाल रहे हैं, इनके साथ मैं अब आगे मेरा संसार कैसे चलाऊं? या तो इनको ये मानसिक रोग है, इनका ठीक किया जाए। ये मानसिक रोग है इनका, जो मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि भाई बहुत सारी अमाउंट इससे अतुल से इन्होंने ली थी केस वेस करने के पहले। तो भाई ये इनको क्या बीमारी है पता नहीं कि भाई हस्बैंड को ही लूट रही है, परिवार तोड़ रही है, हस्बैंड के माता पिता को अपने माता पिता नहीं मान रही है, लेकिन हस्बैंड को मानना है उसके माता पिता को अपने।